नमस्कार दोस्तों, ITI सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमने सीरीज चला रखी है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की, और ये जो आपका टेस्ट रहने वाला है ये टेस्ट नंबर 2 आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज होने वाली है, तो डियर फ्रेंड्स प्लीज़ सीरीज़ को बिल्कुल आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को हमारे साथ कनेक्ट कीजिए जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा आंतरिक प्रवाह तंत्र के बारे में जान लेते हैं यहाँ से कि राजस्थान की ऐसी नदियाँ जो अपना जल समुद्र तक नहीं ले जा सकती। आंतरिक प्रवाह तंत्र किसे कहते हैं? देखिए 2 प्रकार के प्रवाह तंत्र होते हैं, जैसे जो हमारा ये आपको जैसे राजस्थान दिया गया है। ठीक है, जैसे आपका जो राजस्थान आपको कुछ इस प्रकार से जो राजस्थान आपको दिया गया है, देखिए ये आपका राजस्थान आपको दिया गया है। राजस्थान में राजस्थान से बाहर जो अपना जल लेके जाएगी या फिर जो समुद्र तक अपना जल लेकर जाएगी वो तो क्या कहलाएगी? प्रवाह तंत्र की नदियाँ कहलाएंगी। ठीक है, बाह्य प्रवाह तंत्र जो बाहर की ओर अपना जो नद है वो लेके जाती है। आंतरिक प्रवाह तंत्र जो राजस्थान के अंदर ही कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती हैं, अपना जल समुद्र तक नहीं ले जा सकती हैं, वो क्या कहलाएगी? आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, चलिए तथा वे अपने जल के प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं, उन्हें आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ कहा जाता है। और आंतरिक प्रवाह तंत्र की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो घग्गर नदी, साबी नदी, काकनी नदी, रूपनगढ़ नदी, कांतली नदी, रूपारेल नदी और मेंथा नदी, ये सभी जो नदियां हैं ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की, ये टोटल 8 नदियों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए पहली आपको दी गई है घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर रिवर की हम लोग बात करेंगे। घग्गर रिवर जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के उद्गम स्थल की बात करेंगे तो घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका माता मंदिर के पास से होता है। ठीक है, जो घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय की जो हिमाचल जो प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियों के कालका माता मंदिर के पास से होता है। ठीक है, चलिए और यदि इसके हम बात करें कि घग्गर नदी के उपनाम की तो किन किन अन्य नामों से जाना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि घग्गर नदी को किस अन्य नामों से जाना जाता है। तो घग्गर नदी का दूसरा नाम है नट नदी। ठीक है, इसी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसी को सोतर नदी के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती जो इसका प्राचीनतम नाम है सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का शोक घग्गर नदी को जाना जाता है, लेटी हुई नदी भी घग्गर नदी को जाना जाता है, और देशवत नदी के नामों से भी घग्गर नदी को जाना जाता है। डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो घग्गर नदी का जो उपनाम है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, घग्गर नदी के उपनाम एक बार मैं फिर से आपको ये बता देता हूँ, घग्गर नदी के उपनामों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, घग्गर नदी को नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, राजस्थान का शोक, लेटी हुई नदी, देशवत नदी आदि उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र के बारे में। तो जो घग्गर नदी है वो उसका बहाव क्षेत्र क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से ये बहाव क्षेत्र इसका चलता है। ठीक है, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो घग्गर नदी है वो हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलेगी, पंजाब और हरियाणा राज्यों में बहती हुई यह अपना जल जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि जो घग्गर नदी है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो घग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर राजस्थान में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, और यह जो नदी है यह नदी अक्सर भटनेर के दुर्ग के पास जाते जाते समाप्त हो जाती है। अब आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि हनुमानगढ़ जिले में कौन सा दुर्ग स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले में भटनेर दुर्ग स्थित है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में कौन सा दुर्ग स्थित है, भटनेर का दुर्ग स्थित है, और यह जो नदी है घग्गर नदी ये अक्सर भटनेर के पास जाते जाते अपना जो जल है वो समाप्त हो जाती है। कभी कभी अत्यधिक जब वर्षा हो जाएगी तो इस स्थिति में यह नदी श्री गंगानगर जिले में प्रवेश
कर जाती है और सूरत अनूपगढ़ में बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर ज़िले में प्रवेश करती है। ठीक है, पाकिस्तान के बहावलपुर ज़िले में प्रवेश करती है और अंत में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाकर यह समाप्त हो जाती है। घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करने पर थोड़े ही दूर हनुमानगढ़ में तिलवाड़ा झील का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि जो घग्गर नदी के द्वारा कौन सी झील का निर्माण होता है, तो हनुमानगढ़ से थोड़ी ही दूर पर तिलवाड़ा झील, ठीक है, तिलवाड़ा झील का जो निर्माण होता है घग्गर नदी पर, ठीक है, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन गया कि राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है, तो तिलवाड़ा झील जो है वो राजस्थान की सबसे नीची झील होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। घग्गर नदी की कुल लंबाई, तो घग्गर नदी की लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर। ठीक है, घग्गर नदी की लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर घग्गर नदी की कुल लंबाई है। यदि बात करें घग्गर नदी के बहाव वाले राज्य कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों में ये नदी बहती है, तो घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान के राज्यों में बहती है। ठीक है, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, फिर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों में बहती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे जो घग्गर नदी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से क्वेश्चंस और यहाँ से बन सकते हैं। घग्गर नदी के मुहाने पर हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का कि घग्गर नदी के मुहाने पर कौन सी सभ्यता बसी हुई है, कालीबंगा सभ्यता, जो हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता का विकसित हुई है। और घग्गर नदी जो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घग्गर नदी जो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, घग्गर नदी का राजस्थान में जो बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी यहाँ से कि जो घग्गर नदी का जो राजस्थान में बहाव क्षेत्र वो क्या कहलाता है, नाली या पाट कहलाता है। और घग्गर नदी का पाकिस्तान का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, हकरा। हकरा किसे कहते हैं, फारसी भाषा का शब्द कहलाता है। ठीक है, तो हकरा कहलाता है। ये आपको यहाँ से याद रखना था घग्गर नदी के बारे में। ठीक है, चलिए सेकेंड नदी की बात करते हैं। सेकेंड नदी आपको दी गई है कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी का जो उद्गम है वो कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले से होता है। ठीक है, कांतली जो नदी है, कांतली नदी, उसका जो उद्गम है वो सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियाँ रेवासा से होता है। ठीक है, कई बार आपसे डायरेक्ट रेवासा पूछ लिया जाता है, तो जो सीकर के रेवासा से होता है या फिर खंडेला की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, कांतली नदी का उद्गम वो सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियाँ या रेवासा से होता है। ठीक है, यदि इसकी बात करें कांतली नदी के बहाव क्षेत्र की बात करें तो कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र होगा, कांतली नदी अपने उद्गम स्थल रेवासा शिखर से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, कांतली जो नदी है वो कहाँ से बहती है, उत्तर की ओर बहती है और झुंझुनू जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, ये एकमात्र नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो एकमात्र नदी कांतली नदी है जो उत्तर की ओर बहती है और उत्तर की ओर बहती हुई झुंझुनू जिले में प्रवेश करती है और यहाँ झुंझुनू जिलों को दो भागों में विभाजित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी नदी है जो झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करती है, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, कांतली जो नदी है झुंझुनू को दो भागों में बांटती है एवं बांटती हुई चूरू एवं झुंझुनू जिले की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ से। नेक्स्ट है कि जो कांतली नदी है, कांतली नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो कांतली नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 100 किलोमीटर कांतली नदी की कुल लंबाई यहाँ से होने वाली है। ठीक है, कांतली नदी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो कांतली नदी के जो किनारे है वो गुणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है और कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी प्रदेश कहलाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो हो गए यहाँ से। जो घग्गर नदी है, ठीक है, घग्गर नदी के जो पास का क्षेत्र है वो क्या, कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है, कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, जबकि कांतली नदी के जो किनारे पर कौन सी, गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। और कांतली नदी का जो घुमाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी प्रदेश कहलाता है, जबकि घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, नाला या पाट कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 3 नंबर पे कांकनी नदी। ठीक है, 3 नंबर की नदी कौन सी है, कांकनी नदी। और कांकनी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, जैसलमेर के कोठारी गांव से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कांकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कांकनी नदी का उद्गम जैसलमेर जिले के कोठारी गांव से कांकनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, बात करें कांकनी नदी के उपनाम के बारे में तो कांकनी नदी को काकनेय नदी, कई बार ये क्वेश्चन जो है ना वो काकनेय नदी के नाम से आपसे पास डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी नदी का नाम काकनी नदी के नाम से प्रसिद्ध है, तो काकनेय नदी भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में काकनी जो नदी है उसको मूसरदी नदी भी कहा जाता है। ठीक है,
चलिए, कांकरी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये 17 किलोमीटर, मात्र 17 किलोमीटर है कांकरी नदी की कुल लंबाई। ठीक है, चलिए कांकरी नदी के बहाव क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो कांकरी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो जैसलमेर जिले के कोठारी गांव से ये निकलती है। कुछ ही दूरी पर बहने के बाद जैसलमेर में भुज झील का निर्माण करती है। कौन सी नदी जैसलमेर में भुज झील का निर्माण करती है? तो जो कांकरी नदी है वो जैसलमेर में भुज झील का निर्माण करती है तथा उसके बाद कुछ दूरी पर स्थित मीठा खाड़ी में ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और यह कुल 17 किलोमीटर चलती है। कांकरी नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके पास हो गए कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी तो कौन सी हो गई, घग्गर नदी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई, घग्गर नदी। और सबसे छोटी नदी की मैं बात करूँ तो कौन सी हो गई, कांकनी जो नदी है वो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी हो गई। ठीक है, चलिए 4 नंबर की बात करेंगे और 4 नंबर में आपको दिया गया है साबी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साबी नदी का भी एक अपना एक स्थान है कि साबी नदी है जो जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। ठीक है, साबी नदी का उद्गम कहाँ होता है, साबी नदी का जो उद्गम होता है वो जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से होता है साबी नदी का उद्गम। यदि इसके बहाव क्षेत्र की मैं यदि बात करूँ तो आपके सामने ये बहाव क्षेत्र दिया गया है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलने के बाद अलवर जिले के बानसूर, बहरोड, किशनगढ़ बास, मुंडावर, तिजारा तहसील से होकर बहती है। साबी नदी अलवर जिले से हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है और यह हरियाणा के गुड़गांव जिले में कुछ ही दूरी पर प्रवाहित होकर पटौदी के उत्तर में भूमि में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है वो हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। तो साबी नदी अलवर जिले से हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद में आपको दिया गया है कुल लंबाई। साबी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो साबी नदी की कुल लंबाई है 222 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी लंबाई है, तो राजस्थान में 157 किलोमीटर जो बहती है वो कौन बहती है, साबी नदी बहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ साबी नदी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, तो साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता मतलब जयपुर विकसित है। ठीक है, तो इसके बाद में बात करें जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई। और साबी नदी जो है वर्षा ऋतु में अपना विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी नदी है जो वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। तो साबी जो नदी है वो वर्षा ऋतु में विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। साबी नदी अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है और मानसून काल में साबी नदी पर अत्यधिक चौड़ा जो पाट है वो अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। कौन से टाइम में, मानसून के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट नदी क्वेश्चन 5वीं नदी है आपकी रूपारेल नदी। और रूपारेल नदी का उद्गम जो होता है वो अलवर जिले के थानागाजी में उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले के थानागाजी में उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। जो रूपारेल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो रूपारेल नदी की कुल लंबाई है 104 किलोमीटर। रूपारेल नदी के उपनामों की बात करें तो रूपारेल नदी को लसवारी नदी और स्थानीय भाषा में वराहा नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी को अन्य नाम वराहा नदी के नाम से जाना जाता है। तो रूपारेल नदी का अन्य नाम कौन सा हो गया, वराहा नदी रूपारेल नदी का अन्य नाम हो गया। ठीक है, यदि रूपारेल नदी की सहायक नदियों की बात करूँ, सहायक नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सुकरी हो गया, ठीक है, गोलारी हो गया, नारायणपुर हो गया, नाला क्रौंती हो गया और सनगंगा आपकी जो रूपारेल नदी की सहायक नदियाँ हो गई। ठीक है, रूपारेल नदी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो रूपारेल नदी की मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर जिले में बहती है तथा यह भरतपुर के सीकरी बांध तक आते आते विलुप्त हो जाती है। और रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी भरतपुर की जीवन रेखा के नदी के नाम से जाना जाती है। तो रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नदी है मैंथा नदी। और जो मैंथा नदी है ना, मैंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मैंथा नदी का उद्गम भी जयपुर के मनोहरपुर से होता है। ठीक है, जयपुर जिले के मनोहरपुर से होता है मैंथा नदी का उद्गम। और जो मैंथा नदी है उसका बहाव क्षेत्र, मैंथा नदी जयपुर जिले में अपने उद्गम मनोहरपुर से बहती हुई कुछ ही दूरी पर स्थित सांबर झील में अपना जल है उसको बिखेर देती है। ठीक है, 7वीं नदी है आपकी रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम है वो अजमेर जिले के इस्लामाबाद किशनगढ़ से होता है। कौन सी, रूपनगढ़ नदी का। रूपनगढ़ नदी का बहाव क्षेत्र है, रूपनगढ़ नदी अजमेर के उद्गम स्थल से निकलकर नागौर व जयपुर की सीमा में स्थित सांबर झील में क्या हो जाती है, ये मिल जाती है रूपनगढ़ नदी। ठीक है, खारी नदी की बात करें तो खारी नदी जो है इस नदी का उद्गम जयपुर के आसपास की पहाड़ियों से ही होता है और यह सांबर झील में
करके मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट बात करेंगे खंडेला नदी और खंडेला नदी का उद्गम भी जयपुर के आसपास की पहाड़ियों से होता है और यह सांबर झील में अपना जल है उसको बिखेरती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जिससे हमें क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को ऐसा ही कंटेंट है जो हम लोग उपलब्ध करवाते रहेंगे। इस वीडियो की PDF आप प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन ग्रुप में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपकी इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो ITI सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल में पधारने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।